बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, अमरीका ने ईरान के खिलाफ हमलों का दायरा मजीद वसी करने का दावा किया है, जबकि दूसरी तरफ ईरान भी जवाबी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हालिया हमलों के एक नए मरहले में ईरानी फौज के कमांड सेंटर समेत मुख्तलिफ दिफाई तंसीबात को निशाना बनाया गया। अमरीकी मौक़िफ़ है कि इन कार्रवाइयों का मकसद आबना हरमुज़ में तजारती जहाज़ों के खिलाफ मुमकिना ईरानी खतरात को कम करना है। सेंट्रल कमांड ने यह दावा भी किया कि वो मई के आगाज से अब तक तकरीबन 900 तजारती जहाज़ों को इस अहम गुजरगाह से गुजारने में मदद फराहम कर चुकी है, जिसके नतीजे में तकरीबन 45 करोड़ बैरल खाम तेल की तरसील मुमकिन हुई। लेकिन ज़मीनी हकायक अब भी खतरे की निशानदही कर रहे हैं। आबना हरमुज़ में बहरी आमदोरफ्त बहाल नहीं हुई और अमरीका ने यह दावा भी किया कि उसने ईरान की बंदरगाहों की सरगर्मियां महदूद करने के लिए 7 तजारती जहाज़ों को रास्ता तब्दील करने पर मजबूर किया, जबकि एक जहाज़ को नाकारा बनाया गया। दूसरी जानिब ईरान के पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि उसने खित्ते में अमरीकी फौजी तंसीबात पर हमले किए हैं। ईरान ने एक बार फिर उर्दन, कुवैत और बहरीन में अमरीकी तंसीबात पर हमले करने के दावे किए। ईरान के उन हमलों के असरात अब भी नुमायां हो रहे हैं और पेंटागन के मुताबिक ईरानी हमलों में सिर्फ 2 हफ्तों के दौरान तकरीबन 100 अमरीकी फौजी जख्मी हुए, जिनमें 96% एहलकार दोबारा ड्यूटी पर वापस आ चुके हैं। ईरानी हमलों में अमरीका का जानी नुकसान भी हुआ है। उर्दन में एक हमले में 3 अमरीकी एहलकार हलाक हुए। उसके अलावा इराक में एक अमरीकी फौजी उस वक्त हलाक हुआ जब वो एक ईरानी ड्रोन के धमाकाखेज मवाद को नाकारा बनाने की कोशिश कर रहा था। एदाद शुमार के मुताबिक हालिया तनाज़े के आगाज से अब तक 400 से ज्यादा अमरीकी फौजी जख्मी हो चुके हैं, जबकि कम अज कम 14 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं और ये एदाद शुमार हालिया जख्मियों के बगैर हैं, जिससे एक बार फिर यह वाज़ेह हुआ है कि अमरीका के लिए यह जंग डरावना ख्वाब साबित हुई है। इस कशीदगी का नुमाया असर अमरीका के तवानाई के शोबे पर पड़ रहा है। ईरान के साथ तनाज़ा बढ़ने के बाद अमरीकी खाम तेल के ज़खायर तेजी से कम होकर 45 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं। बैंक ऑफ अमेरिका के मुताबिक इस वक्त मुल्क के पास सिर्फ 43 दिन की सप्लाई बाकी बची है, जो 1983 के बाद सबसे कम तरीन सतह है। इसी तरह स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी दबाव का शिकार है, जो कम होकर 316.5 मिलियन बैरल रह चुके हैं और यह भी गुज़श्ता 4 दहाइयों की कम तरीन सतह है। यूं अमरीका के तेल की मजमूई ज़खायर तकरीबन 730.8 मिलियन बैरल रह गए, जिसके बाद अमरीका में तशवीश पैदा हुई। इस दौरान पाकिस्तान अपनी सिफारती कोशिशें जारी रखे हुए है और ईरानी वजीर दाखिला सिकंदर मोमनी पाकिस्तान के दौरे पर हैं और उन्होंने आज वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात भी की है और उम्मीद है कि अमरीका और ईरान दबाव जो है वो इस वक्त पैदा होकर दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर दोनों फरीकैन आ जाएंगे। हकीकत यह है कि इस वक्त एक तरफ फौजी महाज पर बराह रास्त तसादुम है, तो दूसरी तरफ आलमी तजारत की शरक समझे जाने वाली आबना हरमुज़ और तवानाई के ज़खायर दोनों दबाव में हैं और यही वो अवामिल हैं जो इस तनाज़े को सिर्फ इलाकाई नहीं बल्कि आलमी अहमियत का बहरान बना रहे। नाज़रीन, इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया अमेरिका से सीनियर तजज़ियाकार फैज़ रहमान साहब ने। फैज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फैज़ साहब, अमरीका की जानिब से ये ईरान पे हमलों का जो दायरा वसी किया गया और दूसरी जानिब ईरान का भी अगर देखें तो जो खलीजी ममालिक में अहदाफ हैं वहाँ पे उन्होंने दायरा वसी करके कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है उसको निशाना बनाने का फैसला किया हुआ है। अगर हम मुख्तलिफ ज़राए से मिलने वाली खबरों को देखें या पासदारान इनकलाब के क्लेम को देखें तो हमें तो ये भी पता चलता है कि फ़ौजियों के जो कॉम्प्लेक्स हैं वहाँ तक निशाना बनाया जा रहा है। तो ये एस्केलेशन जिस हद तक बढ़ रही है, ये किस सूरत में रिवर्सेबल होगी? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया यासिर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ी-सी वाशिंगटन की सूरत-ए-हाल जो यहाँ डेवलपमेंट्स हुए हैं, उस पर थोड़ा-सा एनालिसिस दे दूँ। आज ही एक सीआईए की रिपोर्ट लीक हुई है वॉशिंगटन पोस्ट में और उन्होंने कहा है कि ये अमेरिका जितनी भी स्ट्राइक्स कर ले, अभी आइंदा आने वाले चंद महीनों में इसका कोई ख़ास इम्पैक्ट यानी कोई बहुत ज़्यादा असर ना सिर्फ ये कि हुकूमत पर और ना ही वहाँ की जो आईआरसीजी रजीम है उस पर होगा और वहाँ वो अपने यानी उनको इतनी सलाहियत और इतनी इस्तात है इस वक्त ईरानी लीडरशिप की कि वो तमाम हमलों को बर्दाश्त कर सकते हैं। नुकसानात बर्दाश्त करने की सलाहियत है। ये सीआईए की रिपोर्ट है। अच्छा, एक और बहुत अहम वाकया हुआ है पेंटागन में, वो भी आज ही हुआ है कि अब उन्हें ये उन्होंने बाकायदा नए
कैश की नई जो है उसकी यानी ये बजट की रिक्वेस्ट की है, क्योंकि उनका कैश ख़त्म हो रहा है इन नए जो एक पूरी नए हमले शुरू हुए हैं पिछले 10 दिन से। तो आपने देखा कि मुसलसल 10 रोज़ से हमले हो रहे हैं ईरान पर। तो वो उसके बाद अब पेंटागन भी जो है इट्स रनिंग आउट ऑफ कैश। ये भी एक यहाँ की खबर है मीडिया में भी, और बाकायदा कन्फर्म्ड पेंटागन ने ये इन्फॉर्म किया व्हाइट हाउस को और कांग्रेस को। अच्छा, अब देखिए अब उस दूसरी तरफ आपने देखा कि मोमिनी साहब वहाँ मौजूद हैं। फिर वज़ारत ख़ारिजा ने, ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने ये इंडिकेशन दी कि कई ऐसे मीडिएटर्स हैं जो उनको अप्रोच कर रहे हैं कि हम बातचीत में आएँ, डिप्लोमैटिक चैनल इस्तेमाल करें। और फिर साथ-साथ उन्होंने ये भी तस्लीम किया, कन्फर्म किया कि इस वक़्त अमेरिकन से उनके डिप्लोमैटिक जो राब्ते हैं वो मुनक़ता नहीं हुए हैं। हम्म। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन देखिए इसके साथ-साथ आप ये देख रहे हैं कि मुसलसल एस्केलेशन अब बढ़ रही है उस रीजन में। ना सिर्फ हमले बढ़ रहे हैं, बल्कि ईरान की जो रिटेलिएशन है या ईरान ने जो जवाबी हमले किए हैं वो अमेरिका पर, यानी अमरीकी बेसिस पर जॉर्डन में आपने देखा कि 3 फौजी वहाँ हलाक हुए, जो बहुत बड़ा एक वाक़या है ख़ुसूसन अमेरिकन पब्लिक के लिहाज से। और फिर उसके बाद जो अब कुवैत पे जो डिसैलिनेशन प्लांट पर और पावर प्लांट्स पे हमले किए जा रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि आपने ये भी नोट किया, आपके नाज़रीन ने भी, कि इज़राइल पर इस वक़्त ईरान ने इस नए जो एक दौर शुरू हुआ है लड़ाई का, उस पर कोई हमले नहीं हुए हैं। हम्म। तो इस वक़्त जो ओवरऑल अगर आप सिचुएशन को देखें, फिर एक जो और एक अहम पहलू है कि इसमें जो ईरान की असल में पूरी कोशिश ये है कि अमेरिका पर बराह रास्त तो वो हमले नहीं कर सकते। ज़ाहिर है बहुत दूर भी है और उनकी इतनी इस्तिताअत, वो सलाहियत नहीं है कि अमेरिका पर बराह रास्त हमले कर सकें। तो उनका एक इस वक़्त जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं, ख़ुसूसन अरब ममालिक, उन तक जो है इतना दायरा वसी कर दिया जाए और इतनी जंग इतनी महँगी कर दी जाए। खुद ये ईरानी के जो तेहरान से जो बातचीत होती है, तो वो वहाँ ये लोग यही कह रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि ये अमेरिका के जो अरब इत्तेहादी हैं, वो अमेरिका को मजबूर करें कि वो थोड़ा पीछे हटे। अच्छा, इसमें जो बहुत खतरनाक डेवलपमेंट हुआ है यासिर, वो ये आपने देखा कि हूथियों ने बाकायदा हम्म। ये ऐलान किया कि हम बाब अल मंदब बंद कर रहे हैं, और सऊदी अरब की, खुसूसन सऊदी अरब के हवाले से उन्होंने बात की कि हम उनकी तमाम शिपिंग को रोकेंगे, हम्म। ब्लॉक करेंगे। हम्म। ब्लॉकेड उन्होंने जो लगाया सऊदी अरब के लिए लगाया। अच्छा, अब देखिए ये इसकी जो मिज़मरात हैं, वो आपको मालूम है कि पाकिस्तान का सऊदी अरब से क्या माहिदा है। अगर सऊदी अरब इन्वोक करता है अपने उस माहिदे को, उस पैक्ट को, तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान को या तो किसी न किसी अंदाज से उसमें इन्वॉल्व्ड होना पड़ेगा इस कॉन्फ्लिक्ट में। क्या पाकिस्तान में इस वक़्त जो इसके अंदर मोमेनी साहब आए हैं, क्या वो भी एक सिलसिले की कड़ी है? क्या कोई ऐसा मैसेज है जिसके तहत कोई ऐसा तरीक़ा इख्तियार किया जाए कि पाकिस्तान बराह रास्त एक ऐसे पड़ोसी के खिलाफ, जिसके वो 900 किलोमीटर का एक बॉर्डर शेयर करता है, उसको जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो कई इसके कॉन्टूर्स हैं इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के। और आपने ये भी देखा कि चीन इस वक़्त बराह रास्त किसी भी तौर पर इन्वॉल्व होने को तैयार नहीं है। सिफ़ारती तौर पर ज़रूर वो ईरान की हेल्प कर रहे हैं। रशिया अपने मामलात में फँसा हुआ है। तो अब इस वक़्त, और फिर जो ईरान की इस वक़्त जो क़यादत है, वो ज़्यादा पुरएतमाद अपने आप को समझती है, क्योंकि जो आयतुल्लाह ख़ामेनी शहीद का जो की आखिरी अच्छा, रसूमात और मैं जनाज़े में जो जी, फैसब जी, कता कलामी के लिए माजरत, आपने कहा फरमाइए, नो कि प्रॉब्लम। जी सर, आपने कहा कि इस वक्त वो एतमाद खुद को समझती है। अभी जो हमले किए गए हैं, आप टारगेट देखिए कि किन जगहों को टारगेट किया गया। उन जगहों को टारगेट करने की ज़रूरत अमेरिका ने महसूस की जहां से अमेरिका को ये लगा कि जवाबी हमले यहां से होते हैं, या अपना हरमुज़ का कंट्रोल इन इलाकों से जो है वो ईरान ने मुमकिन बनाया हुआ है। अब ऐसी सूरत हाल में अगर हम कुछ दिन पीछे चले जाएं और एमओयू की टेबल पे बैठे हुए दो फरीकों को देखें, तो उसमें हमें अपर हैंड ईरान का दिखाई देता था। अब मौजूदा सूरत हाल में जब सैकड़ों नए मकामात के ऊपर ईरान पे हमले हो चुके हैं, तो अब टेबल के ऊपर जब बैठना है तो ईरान का फिर से और नुकसान हो चुका, अमेरिका का भी और नुकसान हो चुका। अब हर कोई अपने नुकसान को अपनी ऐनक, अपने नजरिए से देखेगा। तो क्या हम ये समझें कि अगला जो एमओयू साइन होगा या जो अगले निकात होंगे वो माजी के निकात से मुख्तलिफ होंगे, या फिर बहस का आगाज उन्हीं निकात से शुरू होगा? जी, देखिए बहुत अच्छा सवाल है।
यासर आपका, और यही इस वक्त सबके जहनों में यही उभर रहा है मामला कि क्या अब किसी नए एमओयू की ज़रूरत है। लेकिन पाकिस्तान ने इसको वाज़ेह किया है कि अब इसके अलावा इतने अच्छे डॉक्यूमेंट में जिसे 4 महीने लगे फ़रीक़ैन को भी, और ख़ुद पाकिस्तान ने इतनी जाँफ़िशानी से काम किया उसके ऊपर, तो क्या उसके बाद कोई नया डॉक्यूमेंट भी क्रिएट किया जा सकता है? मैं भी इस ख़्याल का हामी हूँ कि ऐसा बहुत मुश्किल है। हम्म। इन दोनों को वहीं से ये बातचीत शुरू करना पड़ेगी। अच्छा देखिए, जो बात आपने की बिल्कुल सही की कि उस जब हमने ये जो एमओयू साइन करवाया था पाकिस्तान ने, सदर दोनों सदूर ने, सदर ट्रंप ने और सदर मसूद पेज़ेश्कियान साहब ने दस्तखत किए, प्राइम मिनिस्टर ने हमारे एज ए गारंटर्स दस्तखत किए। उसके बाद अगर हालात इस नहज पर आ गए हैं, और आपको मालूम है कि उस वक्त जब दस्तखत हुई थी उस डॉक्यूमेंट पे, मेमोरेंडम पे, इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे, तो वॉशिंगटन में ये कहा जा रहा था कि ट्रंप ने एक्चुअली एक डॉक्यूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया है, यानी अमेरिका ने सरेंडर कर दिया, अमेरिका की शिकस्त है। इतने ज्यादा कंसेशंस ईरान को मिले थे, यानी उसमें आप देखिए 14 पॉइंट में से तकरीबन 8-9 पॉइंट्स तो वाज़ेह तौर पर ऐसे हैं जो सरीहन ईरान के फेवर में जाते हैं। तो ऐसे मौके पर ईरान ने ऐसा क्यों समझा कि वो दोबारा बाकायदा जंग का आगाज करे, और कतर और सऊदी अरब, कतर जो कि खुद बराह रास्त इनके साथ निगोशिएशंस में, मीडिएशंस में शामिल था, उसके जहाज़ों पर हमला करना, तो वो असल में अब इनको, जो इससे पहले जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि जो पुरएतमादी, जो आपको खुद एतमादी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आती है, वो ये कि अब वहाँ का रजीम ये समझता है कि हमारे साथ कौम पूरी तरह से मुत्तहिद होकर खड़ी है, और एक बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान से दुगना रक़बा है, 9.5 करोड़ की आबादी है। अमेरिका चाहते हुए भी उस खित्ते को, उस मुल्क को घुटने टेकने पर मजबूर नहीं कर सकता। यानी उतनी वो ये समझते हैं, पुरएतमाद का जो लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया, वो समझते हैं कि हम नुकसानात बर्दाश्त करने की अहलियत रखते हैं, और आज यही बात सीआईए की रिपोर्ट में, सीआईए की उस रिपोर्ट के अंदर भी उसका इंकशाफ हुआ है। कहीं ना कहीं ये जो उनसर है डर का, वो भी इस वक्त नुमायां हो रहा है। तो टेबल के ऊपर बैठने के हवाले से जो सालिस कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि वो कोशिशें बाहर आ जाएं। बहुत शुक्रिया फैज़ रहमान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बाबुल मंदिर की सूरत हाल पे बात करेंगे। खालिद चिश्ती साहब हमें ज्वाइन करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। नाज़रीन, आबनाए हरमुज़ के बाद अब आबनाए बाबुल मंदिर भी आलमी तवज्जो का मरकज़ बन चुकी है, जिसका जिक्र ईरान अमरीका जंग के दौरान बारहा होता रहा। और अब यमन के हूती बागियों ने यह दावा किया है कि वो मुल्क के शिमाल मगरबी इलाकों की बंदरगाहों और फजाई अड्डों की नाकाबंदी के जवाब में सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी कर रहे हैं, और इस फैसले का इत्तलाक फौरी तौर पे होगा। एक रिपोर्ट की बताती है कि सऊदी जहाजों के लिए आबनाए बाबुल मंदिब को बंद किया जा रहा है, जो बुहेरा अहमर का जनूबी दरवाजा तस्वुर की जाती है। सऊदी अरब ने इस ऐलान पर फौरी रद्दमल जाहिर किया। सऊदी वजारत खारजा का कहना है कि ये इल्जामात बेबुनियाद हैं, और बैनुल-अक़वामी कवानीन के तहत सऊदी जहाजों की हिफाजत के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा। यूं ये वाज़ेह हो चुका कि सऊदी अरब सिर्फ बयानात तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि अमली इक़दाम करने से भी गुरेज नहीं करेगा। 2022 में जंगबंदी के बाद हूतियों और सऊदी अरब के दरमियान हालात निस्बतन बेहतर हुए, लेकिन अब कशीदगी एक बार फिर बढ़ रही है। हूतियों का कहना है कि उन्होंने सना के हवाई अड्डे पर होने वाली सऊदी बमबारी के जवाब में अबहा एयरपोर्ट को मिसाइल से निशाना बनाया, जबकि सऊदी हिमायत याफ्ता यमनी हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सना पर हमला एक ईरानी तैयारे को बगैर इजाजत उतरने से रोकने के लिए किया गया था। दोनों फरीकों के बयानात में मौजूद इस फर्क ने भी सूरत हाल को पेचीदा बनाने में अहम किरदार अदा किया। इस पूरे मंजरनामे में सबसे अहम आबनाए बाबुल मंदिब है। ये समुद्री गुजरगाह यमन के साहिल और अफ्रीकी ममालिक जबूती और एरिटेरिया के दरमियान वाक़ है, और बुहेरा अहमर को खलीज अदन और बहरे हिंद से मिलाती है। नहर सुवेज तक जाने वाली बहरी ट्रैफिक के लिए ये एक लाजमी रास्ता है, जिसके बगैर यूरोप और एशिया के दरमियान तजारत का तेज तरीन समुद्री राबिता मुमकिन नहीं रहता। एदाद शुमार के मुताबिक दुनिया की तकरीबन 1/4 बहरी तजारत इसी रास्ते से होती है। रोजाना लगभग 50 लाख बैरल तेल बाबुल मंदिब से गुजरता है, जबकि आलमी सतह पर माया कुदरती गैस की 8% तरसील इसी रास्ते से होती है। यही वजह है कि इस गुजरगाह में किसी भी किस्म की रुकावट आलमी मईशत पर फौरी असर डाल सकती है। आबनाए बहरुल मंदिब की अहमियत इसलिए भी बढ़ चुकी है क्योंकि आबनाए हरमुज पहले ही गैर यकीनी का शिकार है। सऊदी अरब भी अपने तेल की बड़ी मिकदार इसी रास्ते से बरामद कर रहा है। हूती वाकई अगर इस गुजरगाह को बंद करने या रुकावटें पैदा करने में कामयाब होते हैं, तो उसके असरात सिर्फ सऊदी अरब तक नहीं रहेंगे, पूरी दुनिया में महसूस किए जाएंगे। यूं सप्लाई चेन में खलल पैदा होने के
बायस तेल की कीमतों में इजाफा होगा और आलमी तजारती सरगर्मियां मुश्किलात का शिकार हो जाएंगी। माजी में भी हूतियों ने बहरा अहमर में तजारती जहाजों को निशाना बनाया। अक्टूबर 2023 के बाद खास तौर पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिसके बायस आलमी जहाजरानी मुतासिर हुई। इस पस मंजर में मौजूदा धमकी को संजीदगी से लिया जा रहा है। अब असल सवाल यह है कि आया हूती इस ऐलान को अमली शक्ल देंगे या नहीं। अगर वो बराह रास्त हमले नहीं भी करते तो सिर्फ इस ऐलान से ही गैर यकीनी पैदा हो सकती है, जिसके नतीजे में जहाजरानी कंपनीज अपने रास्ते तब्दील कर लेंगी। लेकिन अगर हमले शुरू होते हैं तो एक नया आलमी बहरान उभरेगा, जिसके असरात सिर्फ मशरक़ वस्ता तक नहीं बल्कि आलमी मईशत और सलामती पर भी मुरतब होंगे। इसी मंजरनामे पे मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है दिफाई तजियाकार एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने। चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चिश्ती साहब, यमनी हूतियों की जानिब से ये बाबुल मंदब बंद करने की धमकी मंजर-ए-आम पे आई और उन्होंने कहा कि सऊदी शिपमेंट को हम यहाँ से गुजर नहीं देंगे अगर हमारी बहरी नाकाबंदी जो है वो यहाँ पे जारी उसारी है। क्या हम इसे बाकायदा धमकी समझें अमल दरामद करने के हवाले से, या फिर इसे धमकी समझें नफ्सियाती दबाव के हवाले से? जी, बहुत शुक्रिया यार साहब, आपने इनवाइट किया। मेरा ख्याल है अभी तक तो ईरान हर वो टैक्टिक्स यूज़ कर रहा है जिसके अंदर वो ये मैनिफेस्ट कर सके कि वो अमेरिका के लिए ख़ास तौर पर और दुनिया के लिए इन जनरल जंग की कीमत बढ़ाएगा। और जाहिर है वो समझता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो ये पोजीशन है, जंग बड़ी अनपॉपुलर हुई अमेरिका में, हमने देख लिया। प्रेसिडेंट ट्रंप को भी पॉपुलैरिटी का सामना करना पड़ा। नेतन्याहू और प्रेसिडेंट ट्रंप के दरमियान डाइवर्जेंस हो गई। तो मेरा ख्याल है ईरान समझता है कि जितना ज़्यादा लेडर ऑफ एस्केलेशन को ऊपर ले जाएगा शायद उतना ही ज़्यादा मजबूर कर देगा अमेरिकन प्रेसिडेंट को कंप्रोमाइज़ करने पर या एक बेहतर बारगेनिंग चिप के तौर पर। और मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन एक एलिमेंट ऑफ लेजिटिमेसी ईरान की ये भी है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब भी मुआहदा किया गया है वो ऑनर नहीं किया गया। तो ईरान को लगता ये है कि बार बार इस तरह की तबाही अपने मुल्क की कराना, इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर ज़ाहिर है उसकी डिस्ट्रक्शन करना, वो उसके लिए वायबल नहीं है। और उसमें ऐड करें यासिर साहब एक और, वो है एक एलिमेंट ऑफ एंगर एंड हेट एंड रिवेंज। और ख़ास तौर पर जब ये जनाजा हुआ आयतुल्लाह खामनाई का, उसके बाद दुनिया ने देखा कि किस तरह लोग कन्वर्ज किए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो जर्नलिस्ट कवर कर रहे थे इंटरनेशनल, और मैं उनको फॉलो कर रहा था, और बहुत सारे जर्नलिस्ट का ख्याल ये है कि उन्होंने जब उन लोगों से जो सोगवारान थे जनाजे में शिरकत कर रहे थे उनसे पूछा कि आपको आयतुल्लाह खामनाई से इतनी मोहब्बत थी, तो उन्होंने कहा नहीं, उससे ज़्यादा नफरत हमें अमेरिका से है। तो दैट मीन्स ये जो कौम इस वक्त नज़र आ रही है मुत्तहिद, वो आयतुल्लाह खामनाई के एहतराम में और अकीदत में ज़रूर होगी, लेकिन एलिमेंट ऑफ रिवेंज बहुत ज़्यादा है, जिसका मतलब है कि मुज्तबा खामनाई पर ये एक ऑब्लिगेशन बनती जा रही है, क्योंकि वह नए लीडर हैं, उन्होंने अपना भी नुकसान उठाया है, एक अपना भी एंगर होगा कुदरती तौर पर, चाहे वो एक्सेप्ट करें या ना करें। ऑन टॉप ऑफ दैट उन्होंने एक एलिमेंट ऑफ लेजिटिमेसी जो है वो भी कायम इस तरह करनी है कि इस जंग के आउटकम पे उन्होंने अगली हुकूमत या अपनी स्पिरिचुअल लीडरशिप या उनके खामनाई साहब की जो लेगेसी है उसको किस तरह कैरी करना है, इसके आउटकम पर डिपेंडेंट होगा। आखिरी जुमला मैं अर्ज करता चलूं, इसके अंदर रिस्क भी अटैच होता है। जब आप एक कैलकुलेशन करते हैं कि लीडर ऑफ एस्केलेशन को इतना ऊपर ले जाएंगे, आपको टेक होम बेनिफिट मिलेंगे, तो उसका बाज दफा आपकी मिसकैलकुलेशन या अंडर एस्टिमेशन हो, खासतौर पर दूसरी तरफ एक सुपर पावर हो जिसकी अपनी ईगो और प्राइड हो, तो बाज दफा बैकफायर भी करता है और नुकसान भी हो जाता है। अच्छा सर, मेरा एक बुनियादी सवाल है सर, वो ये कि कहा यह जा रहा है कि ईरान की तरफ से एस्केलेट किया जा रहा है और ईरान हॉरिजेंटल एतबार से इस जंग के असरात को खत्ते के अंदर फैला रहा है ताकि उसका आउटकम उसके हक में निकल सके। सर, वो बुनियादी सवाल ये है कि ईरान सऊदी अरब के साथ बेहतर होते ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश क्यों करेगा? क्या यही समझना चाहिए कि ईरान की जानिब से ये ट्रिगर किया गया? क्योंकि वो जो एक हमला सना एयरपोर्ट के ऊपर हुआ, वो यमनी हुकूमत जो सऊदी हिमायत याफ्ता है या बैनुल अक़वामी सतह पे जिसे तस्लीम किया जाता है, वो कहती है हमने किया, एक ईरानी जहाज को उतरने ना देने के हवाले से। लेकिन जो यमनी हूती हैं वो इल्ज़ाम सऊदी अरब के ऊपर लगाते हैं। तो ये इसे ईरान के साथ लिंक करके देखना चाहिए या फिर ये यमनी हूतियों का पुराना मामला समझ के उस नज़र से देखना चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है लिंक करके देखा जाएगा, बेशक ना भी हो, लेकिन दुनिया इसी तरह परसीव करेगी, क्योंकि जब पिछले सवाल के जवाब में मैं अर्ज कर रहा था कि ईरानी बुनियादी तौर पर एस्केलेट करना चाहते हैं और उनको पता है कि जितनी ज़्यादा प्रोहिबिटिव कॉस्ट इम्पोज करेंगे अमेरिका पर उतना ही लीवरेज मिलेगा। उनको ये भी पता है कि वो जो 20,000 के करीब उन्होंने टारगेट तबाह करवाए हैं अपने मुल्क में,
मिलिट्री इंडस्ट्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मिसाइल साइट्स हैं, डैम्स और बहुत सारी सड़कें तबाह हो गई। आपने देखा पानी के बिजली घरों पर हमले शुरू हो गए हैं, यूनिवर्सिटियां तक नहीं छोड़ी गई जो अमेरिका और इसराइल ने हमले किए हैं। तो ईरानी लीडरशिप को ये पता है कि हम रोजाना की बुनियाद पर इस तरह की तबाही नहीं करवा सकते। कोई लॉन मोइंग नहीं है कि कुछ अरसे बाद एक मशीन फेर दी जाए और आप ट्रिम डाउन कर दिया जाए। और ये मुझे लगता है कि ईरानी लीडरशिप के अंदर, जैसे मैंने पहले सवाल के जवाब में अर्ज किया, कि एक एलिमेंट ऑफ एंगर भी है। तो आई थिंक उनको पता है नाउ और नेवर। इसीलिए वो ह्यूतीज को अगर सऊदी अरब के कर रहे हैं खिलाफ, तो मैं समझ रहा था कि उनको रिप्रोचमेंट का करना चाहिए था। जब सीज फायर हो गया, कनेक्ट बैक करना चाहिए था इन अरब मुल्कों को, कॉन्फिडेंस देना चाहिए था कि हमारी मजबूरी थी जंग के दौरान। लेकिन मेरा ख्याल है कि ईरानियों ने एक लाइन ड्रॉ की हुई है, सही या गलत नहीं, मैं कमेंट कर रहा हूं सिर्फ। उन्होंने ये लाइन ड्रॉ की हुई है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज हर सूरत में उन्होंने जारादारी रखनी है, चाहे हमारा कोई दोस्त मुल्क उसको वायलेट करे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, या कोई हमारा दुश्मन वायलेट करे, हमने प्रोहिबिटिव कॉस्ट वही करनी है। क्योंकि उनको पता है कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मोज की लीवरेज उनके हाथ से निकल गई तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा। मैं मिसाल के तौर पर अर्ज कर देता हूँ, जो ही ये जंग बंद हुई तो अमेरिका ने ओमान को और मिडल ईस्ट के ममालिक को ये कन्विंस किया कि जो अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ ओमान है वहां से शिपमेंट कंटिन्यू करें। उन्होंने किया भी इन जहाजों ने, जिनको ईरान ने टारगेट किया। ईरान का ख्याल ये है कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मोज पार्शियल खुल गया तो मेरी स्टेट जो एक होल्ड है या इजारादारी है वो तो कॉम्प्रोमाइज हो रहेगी, मेरी तो बार्गेनिंग चिप नहीं रहेगी। इसीलिए उसने एक तरफ ये डिसाइड किया कि मैंने गुडविल क्रिएट करनी है, या बिगर पिक्चर, जैसे मैंने कहा कि अमेरिका को यह साबित करना है कि मेरी जीरो टॉलरेंस है, कोई भी मेरी वॉलेट करेगा जो मेरे कानून है इस एरिया में सेट किए हुए, उसको प्रोहिबिटिव कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो आई थिंक ईरान बाय डिजाइन कर रहा है कि कोई भी चीज गुजरे ताकि प्रोलॉन्ग किया जा सके, एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट में किया जा सके, और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट वो चाहते हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट इस वक्त इंतहाई कमजोर हैं। आने वाले वक्तों में या माजी में हम नहीं देखते इतना कोई अनपॉपुलर जंग या अनपॉपुलर प्रेसिडेंट हुआ हो। तो आई थिंक ईरान को भी एहसास है कि इसी वक्त कैपिटलाइज करने के लिए गुंजाइश है। इट इज नाउ और नेवर। यानी आप इससे आपके इन जवाबात से ये लिया जा सकता है कि मुस्तकबिल करीब के दिनों में बाबुल मंदब हम बंद होता अमली तौर पे देख सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो सर अभी जो मुआशी असरात या सिफारती असरात या जंगी असरात देख रहे हैं उसका दायरा किस हद तक वसी होगा, किस सूरत में होगा, और उस नतीजे में मुज़ाकरात की मेज किस हद तक करीब तर दिखाई देगी? जी यार साहब, बहुत अच्छा सवाल है। इसलिए कि देखिए, ईरान को ये चॉइस करना है कि इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टली मैनिफेस्टेशन स्टेट ऑफ हॉर्मोज की प्लस बाबुल मंदब की जब वो ऐड करेंगे तो एक एलिमेंट ऑफ लेजिटिमेसी जो इनको पहले हासिल था जब इन्होंने डिफेंड किया था अमेरिका के खिलाफ, तो वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। दैट मींस जो एलिमेंट ऑफ सिंपथी था पहले राउंड में ईरान के हक में कि उन पर विक्टिमाइज उनको किया गया है, सबूत कोई नहीं थे, मिसलीड किया गया, वेनेजुएला समझ के हमला कर दिया गया, नेतन्याहू ने कन्विंस कर लिया, हम तमाम एक एलिमेंट ऑफ लेजिटिमेसी भी देते थे। और फिर इन नेशनल ओपिनियन ये भी थी कि जब इवन इन्होंने जब मिडल ईस्ट के ममालिक पर हमले किए तो फिर भी ईरान ने दुनिया को कहा कि देखे क्योंकि यहाँ से वॉर एफर्ट जनरेट हो रही है मेरे खिलाफ, तो मैं अमेरिका तक पहुंच नहीं सकता, तो यही एक टारगेट मेरे पास है। फिर भी दुनिया ने एक्सेप्टेबिलिटी की हद तक, मुख्तलिफ वारा हो सकती है इसके ऊपर, एक्सेप्टेबिलिटी कर ली। लेकिन ईरान जब इस हद तक एस्केलेट करेगा, जो मैं पहले सवाल के जवाब में अर्ज कर रहा था, और उसको फिर कहेगा कि लेजिटिमेसी है, तो मेरा ख्याल है उतनी डिग्री ऑफ एक्सेप्टेंस शायद ईरान को अब इस राउंड में ना मिले। क्योंकि पहले ही आपने देखा जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज ब्लॉक हुआ, उसकी जो चोकिंग हुई, उसके जो इफेक्ट्स आए, उससे जो तेल महंगा हुआ, इकोनॉमी इफेक्ट हुई, स्टॉक एक्सचेंज बैठी, अप एंड डाउन हुई, वेरिएशन और अनसर्टेनिटी दुनिया ने देखी ऑलमोस्ट 8 बिलियन लोगों ने। अब मेरा नहीं ख्याल कि ईरान को वो सॉफ्ट कॉर्नर इतनी आसानी से मिलेगा जब वो लेटर ऑफ एस्केलेशन बढ़ाएगा और डे टू डे लाइफ मुश्किल होगी 8 बिलियन और दुनिया के में, तो फिर एक एलिमेंट ऑफ ब्लेम कह लें या एक एलिमेंट ऑफ गिल्ट फिर ईरान की तरफ भी जाएगा। अच्छा सर, एक चीज़, एक आखिरी सवाल के तौर पे, यमनी हूतियों की अगर कैपेसिटी के ऊपर बात की जाए तो आप समझते हैं कि उनके पास इस हद तक कैपेसिटी है कि जिस तरीके से ईरान ने आबना हरमुज को कंट्रोल कर लिया, हालांकि माजी में हमें पता कि इक्का दुक्का वाकयात हुए मिज़ल फायर करने के और फिर वो इंश्योरेंस कंपनीज और जो सरमायादाराना निज़ाम है वो खुद मोहतात हो जाता है, क्या यमनी हूतियों के पास इतनी कैपेसिटी है कि इस तरीके से बाबुल मंदब को चोक किया जा सके? यासिर साहब, रिलेटिवली बाबुल मंदब को चोक करना कम मुश्किल है मेरे नजर में, लेकिन उसके अंदर एक और मसला भी है। देखिए, फिजिकली आपने मैनिफेस्ट सिर्फ डिटरेंस करनी होती है, एक खौफ पैदा करना होता है, जिसका मतलब है कि आप हमला करेंगे अगर कोई आएगा। दूसरी तरफ कोई शिप्स या वॉरियर या फाइटर जेट्स नहीं आ रहे जो आपका मुकाबला करेंगे, जो बहरी जहाज होते हैं या शिपमेंट ऑयल के लिए, वो एक नॉर्मल कार्गो होता है। आप एग्री करेंगे कि उनके जो शिप्स के ओनर हैं वो एकदम खौफजदा हो जाएंगे, जिनकी शिपिंग लाइन है, जो इंश्योरेंस है वो बहुत बढ़ जाएगी।
जो क्रू है वो बहुत रिलक्टेंट हो जाएगा कि कोई भी नहीं तबाही चाहता या नुकसान को उठाना चाहता। तो ये डेटरेंस बेसिकली काम करती है। ये नहीं होता कि हुतीज ने अगर एक शिप को टारगेट किया तो इसका मतलब है वो 100 शिप को भी टारगेट कर लेंगे। लेकिन खौफ या प्राइस या रिलक्टेंस इस हद तक बढ़ जाती है कि वो आपको लगता है कि कारगर हो गया जो ब्लॉकेड किया था या जो उन्होंने सीज किया अपने हाथ में कंट्रोल, वो मैनिफेस्टेशन उस तरह नहीं होती। खासतौर पर एक और लिमिटेशन ह्यूतीज की ये है कि उनके पास एयर पावर नहीं है, उस तरह के ड्रोन का लेवल, उतना की सर्वेलेंस जितनी ईरान के पास थी। और ईरान की जो हाइडिंग प्लेसेस है वो बहुत बड़ा एडवांटेज था। जो ईरान की कोस्ट है वो सारी रॉकी माउंटेन है। ईरान ने बाय डिजाइन डे 1 से इन्हीं टनल्स के अंदर ही सारी हाइडिंग की थी, यहीं से वो लॉन्च करते रहे। अभी भी आप देखें कि अमेरिका ने जो हिट बैक करना शुरू किया ईरान को, अब वो सिर्फ सदर्न कोस्ट को हिट कर रहे हैं, उन्हीं जगहों को टारगेट कर रहे हैं जहां से ईरान मैनिफेस्ट करता है ये कंट्रोल स्टेट ऑफ हॉर्मुज का। तो एक तो ह्यूतीज की वो कैपेसिटी नहीं है जो ईरान की, नंबर 1। दूसरा, मैंने जैसे कहा कि वो आपको अपरेंटली हो सकता है कामयाब होती नजर आए उनकी मैनिफेस्टेशन, नॉट बिकॉज ऑफ द मिलिट्री एक्सपेंशन या उनकी कंट्रोल या उनके आर्सेनल या वेपन फ्लीट की वजह से, मोर सो बिकॉज ऑफ द स्केयर, फियर एंड लैक ऑफ रिलक्टेंस, जो रिलक्टेंस होगी क्रू की, उसकी वजह से आपको यानी खौफ पैदा कर दिया जाए। और खौफ पैदा करने से जो सरमायाकार हैं, जो मईशतदान हैं, जो बहरी कंपनीज़ के ऑनर्स हैं, उनको एक पैगाम दे दिया जाए और यूं फिर मुतासरीन की तादाद जो है वो एक खित्ते के तौर पे नहीं रहेगी, पूरी दुनिया मुतासर होगी। बहुत शुक्रिया एयर गाइड खालिद चिश्ती साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, फ़लस्तीनी तंजीम हमास के नए सरबराह का इंतखाब एक ऐसा फैसला है जो न सिर्फ तंजीम की अंदरूनी सियासत बल्कि मशरक़ वस्ता के मजमूई हालात पर भी असरअंदाज होगा। हमास ने खलील अल हैया को अपना नया सरबराह मुंतखब कर लिया है, जो तंजीम के सियासी ब्यूरो के सरबराह के तौर पर जिम्मेदारियां संभालेंगे। यह इंतखाब एक ऐसे वक्त पे अमल में आया जब गजा में जंगबंदी के बावजूद इजरायली जारी है। तंजीम के नए सरबराह 65 साला खलील अल हैया 1987 में हमास में शामिल हुए और तंजीम के इब्तदाई दौर की क़यादत का हिस्सा रहे, जिसके बायस उन्हें बानी नस्ल के रहनुमाओं में शुमार किया जाता है। गुज़श्ता कई दहाइयों के दौरान वो हमास की आला सियासी क़यादत और मुज़ाकराती टीम के अहम रुकन रहे। वो अपनी जिलावतनी के अरसे में गजा उमूर के सरबराह और चीफ मुज़ाकरात कार की हैसियत से सरगर्म रहे। उन्होंने गजा जंग के दौरान भी मरकजी मुज़ाकरात कार के तौर पे अहम किरदार अदा किया, जिससे तंजीम के अंदर उनकी हैसियत एक मौसर सियासी रहनुमा के तौर पे मजीद मुस्तहकम हुई। वो इस वक्त कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुकीम है। खलील अल हैया इस ओहदे पर शहीद याहिया सिनवार के जानशीन बने हैं, जो अक्टूबर 2024 में इजरायली हमले में शहीद हो गए थे। याहिया सिनवार के बाद अबूरी क़यादत में शामिल रहने और फिर इस्माइल हनिया की शहादत के बाद तंजीम के बासर तरीन रहनुमाओं में शामिल होने के बायस उनकी नामजदगी को हमास की गुज़श्ता क़यादत के तसलसल के तौर पे देखा जा रहा है। उनकी जिंदगी सिर्फ सियासी जदोजहद तक महदूद नहीं बल्कि जाती कुर्बानियों की एक तवील दास्तान भी है। वो मुतअद्दिद इजरायली हमलों में महफूज रहे और उनके खानदान ने भारी जानी नुकसान उठाया। 2007 में एक हमले में उनकी अहलिया जान से गई, जबकि मुख्तलिफ कार्रवाइयों में उनके 4 बेटे और 5 पोते पोतियां भी शहीद हुए। रवां साल मई में ही उनके साहिबजादे अज़्ज़ाम बिन अल हैया भी शहीद हो चुके हैं। खलील अल हैया अपने खानदान के अरकान की इन शहादतों के बावजूद बारहा इस अज़्म का इरादा करते रहे कि उनके लिए फ़लस्तीन और मस्जिद अक्सा का दिफा सबसे मुकद्दम है। दूसरी जानिब चंद रोज कबल ही हमास ने फ़लस्तीन में तकरीबन 2 दहाइयों से कायम अपनी हुकूमत तहलील करने का ऐलान किया। उस फैसले के तहत एक टेक्नोक्रेटिक कमेटी के क़याम की राह हमवार की गई, जो जंग से मुतासरा इलाके में सिविलियन इंतजाम संभालेगी। लेकिन इस पेशरफ्त के बावजूद हमास गैर मुसल्लह होने पर तैयार नहीं। इस दौरान गजा की बहाली के लिए पेश किया गया गजा अमन बोर्ड का मंसूबा भी महदूद होकर एक छोटे पायलट मंसूबे में तब्दील हो चुका है, जिसमें जनूबी गजा में आर्जी कैंप, महदूद इंतजामिया और एक छोटी बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फोर्स शामिल होगी। और इस मंसूबे पर अमल दरामद भी साल के इख्तिताम से कबल शुरू होने का कोई इम्कान नहीं। गजा में अगरचे बड़े फौजी ऑपरेशंस में कमी आई है, लेकिन इजरायली जारहियत अब भी जारी है और जंगबंदी के बाद भी 1158 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके, जबकि 3756 जख्मी हुए, जिनमें बड़ी तादाद खवातीन और बच्चों की है। घरों, सड़कों और खैमों में रहने वाले बेघर अफराद को भी निशाना बनाया जा रहा है, जबकि सरहदी गुजरगाहों पर पाबंदियां खुराक और इमदाद की फराहमी को महदूद कर रही हैं। मगरबी किनारे में भी हालात कशीदा हैं, जहां इजरायली आबादकार फलस्तीनी जमीनों पर कब्जे जारी रखे हुए हैं और उन्हें इजरायली हुकूमत की हिमायत हासिल है, जिसके बायस गजा के अवाम मुस्तकिल खौफ में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं। इन हालात में आलमी बरादरी और सालसी करने वाले ममालिक से मुतालिबा किया जा रहा है कि वो फौरी मुदाखलत करें, ताकि न सिर्फ इन हमलों और तबाही को रोका जा
जा सके, बल्कि गजा में जारी इंसानी बहरान का भी मौसर हल निकाला जा सके, क्योंकि जंगबंदी के बावजूद जमीनी हकीकत यह है कि गजा में जंग रोज एक नई शक्ल में जारी है। इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है एक्स एम्बेसडर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर जमील साहब, सर खलील अल हैया की बतौर हमास के सरबराह नामजदगी इस पूरे गजा के मंजरनामे में किस हद तक अहम समझते हैं, और अगर इसको रिलेट कर लिया जाए कि माजी करीब के दिनों के अंदर हमास अपनी हुकूमत को खत्म करके टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट का साथ देने का ऐलान कर रही थी, और ऐसे वक्त में खलील अल हैया की खबर आ जाना, ये किस तरफ का इशारा है? या वो इस तसलसल की बात है, और ये इस बात की गमादरी करता है कि फ़लस्तीन का आगाज तमाम फ़लस्तीनियों के लिए बहुत मुकद्दम है, और ख़ास तौर पर हमास के लिए। तो हमास ने उसी तसलसल को बरकरार रखा है। जहाँ तक ताल्लुक है टेक्नोक्रेट्स को वो हुकूमत यानी एडमिनिस्ट्रेशन हवाले करने का, जहाँ तक ताल्लुक है, वो बात तो इजराइल ने उसको तस्लीम नहीं किया, और वो बात जाहिर है वो कहते हैं कि हमास अभी कायम है। जब तक हमास कायम है, ये टेक्नोक्रेट के टीम वगैरह इसका कोई उसको वो जो 20 पॉइंट वाला बोर्ड ऑफ पीस का, और उसमें जो टेक्नोक्रेट टीम है उसके बहुत सारे और लवाजमात हैं। इजराइल बड़ी मुश्किल से उसी पर राजी हुआ था, और उसमें उनका पहला नुक्ता यही था कि टेक्नोक्रेट टीम पहले गैर मुसल्लह करेगी आके हमास को, और जो लोग उसमें जो लोग उसमें चाहेंगे कि वो तौबा तैब करने या हथियार डालने के बाद इंडेमनिटी इस्तेमाल करना चाहें, तो वो उसको मिल सकती है। तो ये तमाम चीज़ें, लेकिन गजा में जितने आग और बारूद की की बारिश होती रही है, जिसमें जो तबाही और बर्बादी हुई है गजा में, उसको दोबारा अपने पैर पर खड़ा करने के लिए तो वो कोई भी इंटरेस्टेड नजर नहीं आता है। इजराइल तो चाहता है कि मजीद वहां तबाही हो। आपने अभी बता ही दिया कि बावजूद उसके कि सीज फायर है, बावजूद उसके कि येलो लाइन का मामला है, हर आए रोज वो कोई ना कोई 2, 4, 8, 10 शहादतें कर देता है इजराइल, और बहाना यह है कि येलो लाइन क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, और येलो लाइन से उनको गुजर जाना चाहिए था, अब वापस चले जाना चाहिए था ग्रीन लाइन पर इजराइल को। अभी तक नहीं गया वो। तो जाहिर है अभी तक ऑक्यूपेशन जारी है। ये वही ऑक्यूपेशन है जो कि जिसके तहत 78% जमीन फलस्तीनियों की खाई जा चुकी है, और अब सिर्फ 22% रह गई है। उस 22% पर भी नजरें हैं, और आपने देख लिया कि गुज़श्ता हफ्ते पार्लियामेंटेरियन इजराइल के वो गजा में आना चाहते थे, वो गजा में सेटलर्स को बसाना चाहते थे। तो इन तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए तो ये तसलसल मालूम होता है कि जारी रहेगा, और ये इजराइल लबनान में भी टोकन विड्रॉल के तौर पर राजी हुआ है, और वो विड्रॉल भी जिन कंडीशंस पे हुआ है कि जब चाहे वापस आ जाएगा। उनके लबनान के सदर जो कि जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप के हामी, न सिर्फ हामी बल्कि उनके कहने पर चल रहे हैं, तो लिहाजा इस किस्म का वो सीज फायर किया गया है, इस किस्म का मुआहदा किया गया है जिसमें इजराइल को सबकत हासिल है। अच्छा, तो अगर इन तमाम चीज़ों का मैं अगर इस पूरे मंजरनामे में खलील अल हैया के नाम के हवाले से बात करूं, आपको याद होगा कि जब गजा अमन बोर्ड बना था तो उस वक्त खलील अल हैया नामजदगी तो उनकी नहीं हुई थी, लेकिन वो ऐसे मुज़ाकरात कार के तौर पे सामने आ रहे थे जो सियासी एतबार से बातचीत करने के हामी थे। उसी वक्त उनके बेटे अज़ाम अल हैया को निशाना बनाया गया, तो उससे एक तासुर मिला कि इजराइल हर वो मौका जो है उसको ज़ाया करना चाहता है जिस मौके पे टेबल पे बैठना हो। अभी अगर आप देखें तो हमास के इंतज़ाम को खलील अल हैया की तरफ से ही चलाया जा रहा था, लेकिन अब अगर आके हमास को डियाम करने की बातें हो रही हों और उससे वो इनकारी हो और खलील अल हैया की नामजदगी को बैनुल अक़वामी सतह पे इंडोर्स कर दिया जाए, तो उसके पीछे की वजह क्या लगती है? अरे उसकी पीछे की वजह यह है कि इसको फ़लस्तीन को दुनिया के 143 में से 153 ममालिक तकरीबन उन्होंने तो तस्लीम किया हुआ है जनरल असेंबली के हवाले से। ये तो सिक्योरिटी काउंसिल है वो रखना डाल रही है ना। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया कश्मीर को और कश्मीर की जो अब तक की काविशें हैं, 2 स्टेट थ्योरी है, और उन तमाम को दुनिया इंडोर्स करती है, और इस पर तो रेजोल्यूशन भी पास हैं जनरल असेंबली के। तो उस लिहाज से खलील अल हैया की अगर आप बात कर रहे हैं 20 पॉइंट्स में, उसमें एक मेजर्ड वे में उनका डिसआर्म का था
ये नहीं था कि उनको डिसआर्म आनन फानन में कर दिया जाएगा जिस तरह के इजराइल चाहता है, और इजराइल उसको डिसआर्म करके उसके बाद फिर वो गजा पे दोबारा कब्जा करना शुरू कर दे। तो वो चीज खलील अय्या के इस तसलसल को और इस सियासी तसलसल को अगर देखा जाए तो वो इंटरेस्ट को बरकरार रखेगा, और वो हमास को भी वक्ती तौर पर, ताकि रिकंस्ट्रक्शन हो जाए फलस्तीन की काज को, और हमास बाय इटसेल्फ डिसआर्म तो हो सकता है, लेकिन हमास एक नजरिया है, ये नजरिया खत्म नहीं हो सकता, ये नजरिया कायम रखने के लिए ही खलील हया जैसे शख्सियत उनको लाया जा रहा है, और ये इस काज को पूरी दुनिया क्योंकि तस्लीम करती है। काज से मुराद ये है कि फलस्तीन को, तो लिहाजा उस सिलसिले में खलील हया की जो नामजदगी है वो यकीनन, और उनका तसलसल है अच्छा वो डॉक्टर साहब, यकीनन इस इसी वक्त समत में हमास की एक कॉन्फ्लिक्ट है। जो मजबूती है उसको आप किस हद तक देखते हैं? हम ये तो मानते कि इजराइल ने इतनी बम्बारमेंट करने के बावजूद भी हमास के खात्मे का दावा जो किया वो हकाइक के ऊपर मबनी नहीं है। हम ये भी मानते हैं कि ज़ेर ज़मीन जो सुरंगें बनाई गई थी, जिस तरीके से उन्होंने ख़ुद को सर्वाइव किया उस चंद किलोमीटर की पट्टी के ऊपर, वो इजराइल के बस की बात नहीं रही। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि हमास का जानी नुकसान बहुत हुआ, हमास का जो वेपनाइज्ड का निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। तो इस वक्त हमास मिलिट्री एतबार से, वेपनाइज एतबार से किस हद तक तगड़ी है, या किस हद तक कमज़ोर हो चुकी, किस हद तक वो सिर्फ नज़रियाती तौर पे सिर्फ इस वक्त ज़िंदा है, और माली एतबार से, शख्सी एतबार से या कुव्वत के एतबार से उसकी हालत पहले की निस्बत अब कैसी? यकीनन उसमें कमजोर हुई है, यकीनन कमी हुई है। तकरीबन कोई 95,000 टन बम और बारूद एक छोटे से टुकड़े पे अगर मारा जाए और गिराया जाए, तो जिस तरह के मैंने इब्तिदा में कहा कि बम और बारूद की बारिशें की गई, और इसी वजह से कोई 80,000 के करीब अफराद वो शहीद हुए वहाँ एक छोटे से टुकड़े में। तो इसको अगर ज़ाहिर है हमास की जो शहादतें हुई है और जो हमास का जो नुकसान हुआ है उसमें कोई शक की बात तो है नहीं, बहुत हुआ है। उनकी माली इमदाद में बड़ा फर्क पड़ा है। उनकी जो अरब ममालिक से, उनको कुछ ममालिक से जो माली इमदाद मिल जाती थी, वो भी माली इमदाद उनकी काफ़ी न सिर्फ कम हुई है, काफ़ी हद तक ड्राई हुई है। तो लेकिन हमास एक नज़रिया है, जैसे कि मैं बता रहा था, नज़रियात मरते तो नहीं है, नज़रियात जिंदा रहते हैं। और अभी अगर वो हथियार जो एक फार्मूला बनाया था, जिस पे एग्रीमेंट हुआ था, जिस पे हमास ने भी इंदिया दे दिया था कि ठीक है, वो वक्ती तौर पर तो अपनी जगह पर दुरुस्त था, लेकिन वो कम बैक तो किसी वक्त भी, क्योंकि नजरिया है, कम बैक तो होगा। और कम बैक जाहिर है 78% जमीन जो हड़प की हुई है इजराइल ने फलस्तीनियों की, तो वो अब बाकी जो 22% रह गई है उसको थोड़ी चाहते हैं कि वो भी उसको हड़प कर जाए, हालांकि कोशिश यही है उसकी। तो लिहाजा हमास पहली बात यस कमजोर हुआ है, दूसरी बात नजरिया है, आखिरी वक्त तक लड़ने मरने के लिए तैयार था। तीसरी बात हिकमत अमली के तहत कि सारे का सारा वहाँ एक अब मलबे का ढेर बना हुआ है गजा में। वो चाहता है इजराइल के लोगों को जो भूख और प्यास से लोग मर रहे हैं वहाँ, उनको कोई थोड़ी सी रिलीफ मिल जाए। इन तमाम चीज़ों की वजह से वक्ती कुर्बानी देने में वो राजी हो सकता है, और वो हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। जी अच्छा सर, आपने कहा माली एतबार से भी कमज़ोर हुआ। हमें मालूम पड़ा कि जो गज़ा के लिए फंड रेजिंग होती थी वो बहुत कम हुई। दुनिया की तवज्जो उस तरफ अब मबजूल नहीं है। फ्लोटेला जाते रहे, उन्होंने फिर से उस महाज को गर्म करना चाहा, लेकिन उसे भी एक तरह से वाइप आउट कर दिया गया। अगर ईरान को देखा जाए, ईरान माली इमदाद किस तरीके से करता था, किन चैनल्स के ज़रिए करता था, अल कुद्स फोर्स का काम क्या था, वो भी अब एक और महाज खुल चुका है, उनकी तवज्जो उस तरफ को मबजूल हो चुकी है। क्या आप ये समझते हैं कि हमास को माली एतबार से मुस्तकबिल करीब के अंदर फिर से वैसी कुव्वत मिल सकती है, या फिर अब वो माजी की बातें हो गई, मुस्तकबिल के अंदर चैलेंजेस मुश्किल हो जाएंगे या और हो जाएंगे? नहीं, फ़लस्तीन का सिलसिला तो जारी रहेगा। देखें, ये इवन ओआईसी के चार्टर के पहले ही 8वें पैराग्राफ में, उसके प्रीएम्बल में कस्तीम फ़लस्तीन काज़ का जिक्र है, और तमाम ममालिक को फ़लस्तीन काज़ के लिए काम करना है। इसी तरीके से ओआईसी के 18 आर्टिकल। ये और बात है कि ओआईसी सोई रही है, और ओआईसी इसमें उसका कोई किरदार और कोई उसका फाल कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन बहरहाल एक चार्टर तो है
57 ममालिक का चार्टर है, लेकिन कुछ ममालिक जो कि बहुत और कुछ इनफरादी इदारे वो जितनी मदद कर रहे थे, उनकी मदद करने में अब दुश्वारी पैदा हो रही है। अगर करना भी चाहें तो दुश्वारी पैदा हो रही है। ईरान का जहां तक ताल्लुक है, ईरान जमीनी रास्तों से पहुंच जाता था फलस्तीन तक और लबनान तक, लेकिन अब वो जमीनी रास्ते काट दिए गए हैं। आपने देखा कि सीरिया में हुकूमत तब्दील हो गई, लिहाजा ईरान के लिए तो बड़ा आसान था, एक बाई रोड जितनी हुकूमत जहां चाहता था ईरान पहुंचा सकता था, लेकिन अब वो मामला सारे के सारे रास्ते, लबनान में हुकूमत आप देखें कि किसकी आ गई है, और साथ में सीरिया, तो जो जमीनी रास्ते थे अब हवाई रास्ते, जमीनी रास्ते जो है वो काट दिए गए हैं, किसी हद तक कुमक को रोका गया है, यूं कमज़ोर किया गया है, लेकिन फ़लस्तीनी कॉज जो है वो तो ख़त्म होने वाला नहीं, वो तो मांद पड़ने वाला नहीं, वो नज़रिया है, वो कायम दायम रहेगा। और इस वक्त अगर कोई अपने जुल्म के इंतहा तक पहुंचा हुआ है तो हर उरूज को एक जवाल है, वो जवाल जिस वक्त आएगा तो शायद इसराइल के लिए वो बर्दाश्त करना जो है वो मुश्किल हो जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील अहमद खान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।